Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं ब्लू बॉन्ड्स के ऊपर. एक्चुअली सेबी ने प्रपोज किए हैं ब्लू बॉन्ड्स, उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है. शॉर्टी नोट सीरीज का ये टॉपिक है. अगेन एंड अगेन आई कीप टेलिंग यू पीपल कि जब शॉर्टी नोट सीरीज की हम बात करते हैं सो इट इज़ वेरी मच द पार्ट ऑफ योर मेन कैरिकुलम. ठीक है, ये मेन सिलेबस का हिस्सा है. इसको आप इस तरह से बिल्कुल ना देखेंगे ये कोई चीज़ एक्स्ट्रा है जो हम पढ़ रहे हैं. ये जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, मतलब मैं उनको और समझा दूँ, बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं बताती रहती हूँ, तो रिपीट होता रहता है. लेकिन जीके में जब हम बात करते हैं आईजीके एग्जामिनेशन की, तो ऑफ कोर्स वी नो कि कोई भी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में आपका सिलेबस नहीं डिफाइन किया गया है. ये तो आपने खुद भी देख लिया होगा, आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो, राइट. अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जो भी चीज़ लाइक पॉसिबली एवरीथिंग अंडर द सन एंड इवन बियॉन्ड दैट इज पार्ट ऑफ योर जीके. ठीक है, तो हर चीज़ जो हम पढ़ते हैं कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. स्पेशली जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल टॉपिक्स की, या कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं जैसे पॉलिटी से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है, या सोसाइटी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, इकोनॉमी में कोई चीज़ बड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई रूलिंग आई है, तो दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द एग्जामिनेशन पैटर्न, है ना. जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, या इवन अगर स्पोर्ट्स में हमने कोई मेडल जीता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे कॉमनवेल्थ में हमने 61 मेडल्स जीते थे, राइट. सो मोस्ट लाइकली आपके जितने भी कंपटीशन होंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, उसमें लाइकली उनमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर बनेगा. इसी तरह जब हम शॉर्टी नोट सीरीज़ का कोई टॉपिक करते हैं तो मोस्टली एज आई टेल यू कि क्या होता है कि या तो हम कोई कंटेक्चुअल करंट अफेयर का टॉपिक उठाते हैं जैसे कि अभी हमने आज लिया है, या फिर हम स्टैटिक जीके का लेते हैं, राइट. लेकिन हम जब कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का लेते हैं सो व्हाट वी ट्राई टू एम एट कि हम एक टॉपिक लें और उसके आगे पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड चेक और बैकग्राउंड स्टडी कर लें, हम अच्छे से जाँच पड़ताल कर लें, ताकि अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो. आपको अगर कोई बोले तो आप एकदम ब्लैंक ना हो जाएं कि भाई ये तो हमने कहीं सुना था लेकिन और तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, राइट. जब आपको मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको 100% मिलती है फ्री एजुकेशन, आपके घर बैठे हुए मिलती है, आपको कोई कूपन अप्लाई नहीं करना, कोई जिसको कहते हैं ना कोई पैकेज नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, इस तरह की कोई झंझट नहीं है. पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई फिर अपन फुल फ्लेज्ड करते हैं, ठीक है. फिर अपन उसमें बीच में जिसको कहते हैं ना बीच में शॉर्टकट ढूंढना और जिसको बोलते हैं एकदम कोई ट्रिक अपनाना, वो सब अपन नहीं करते, ठीक है. तो इसके साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजेदार टॉपिक है ब्लू बॉन्ड्स. क्योंकि ग्रीन बॉन्ड्स आपने पढ़े हैं, ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर मैंने एक पूरा शॉर्टी नोट सीरीज किया हुआ है, तो आपको ग्रीन बॉन्ड्स का आइडिया है. आज उन्हीं के भाई बंद हैं ब्लू बॉन्ड्स, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद दिस. अब सबसे पहली बात तो हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई साहब ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है. न्यूज़ में एक बात समझ लो कि जब हम बात करते हैं सेबी की, सेबी आप जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कहते हैं. उन्होंने जब मार्केट रेगुलेटर है सेबी बेसिकली, तो जब हम उसकी बात करते हैं तो उसने प्रपोज किया है क्या कि आपको कंसेप्ट लाना चाहिए ब्लू बॉन्ड का. बेसिकली ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, मतलब जैसे ग्रीन बॉन्ड हमने पढ़ा था तो 2008 से हमने बात की थी कि ग्रीन बॉन्ड जो है वो चल रहे हैं, और फिर हमने उसको इनलिस्टिंग की बात की थी, है ना. उसी तरह जब हम ब्लू बॉन्ड्स की बात करते हैं तो ब्लू बॉन्ड्स में बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है. ये अभी हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले सीशेल्स ने इसको 2015 में लॉन्च किया था. उसकी बात और तकरीबन $15 मिलियन का आसपास, $15 मिलियन के आसपास की उन्होंने रेज किए थे फंड्स के थ्रू. तो ये आप थोड़ा सा कंपेरेटिवली नया कंसेप्ट है ग्रीन बॉन्ड से कंपेयर करें. वो 2008 में स्टार्ट हुए थे, 2015 में स्टार्ट हुए, है ना. तो इसमें आप बात कर सकते हैं, इन्होंने प्रपोज किया है ब्लू बॉन्ड का एज अ मोड ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस, ठीक है. सस्टेनेबल फाइनेंस, अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, आपको मालूम है कि सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. अभी तो आप लोग जैसे छोटे हैं, 9th ग्रेड में ही हैं, तो इकोनॉमी आप लोग शायद उस तरह से नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन इकोनॉमी के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना. तो इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो जब आप समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या आप बात करते हैं ग्रोथ की, या आप जीडीपी की बात करते हैं, राइट. तो जीडीपी जैसा ही एक और कंसेप्ट होता है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. वैसे ही एक और कंसेप्ट होता है ग्रॉस मरीन प्रोडक्ट, ठीक है. तो मरीन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है बेसिकली ओशन एंड ओशन रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ, ठीक है. तो उसकी आप बात करते हैं. नाउ सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब होता है, सस्टेनेबल मींस एनीथिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जब हमने एसडीजीज पढ़े थे, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो थे, जब हमने वो पढ़े थे, तब भी हमने एक बात समझी थी दैट बेसिकली इट मींस कि आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप आने वाले समय के हिसाब से, आने वाले समय को मद्देनजर रखते हुए
वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट। यू आर नॉट डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ द कमिंग टाइम और एट द कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर, है ना। आप इस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसका दूरदर्शी है, एक तो वो दूरदर्शी आयाम लेके आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, दूसरा आप फ्यूचर रिसोर्सेज को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं, तीसरी बात आप आने वाले फ्यूचर को या आने वाली जनरेशंस को उनके इंटरेस्ट को या उनके रिसोर्सेज का जो भी उनका यूसेज होगा उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यही चीज आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेनेबल निकाल के फाइनेंस में लगा दीजिए तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, जब हम ब्लू बॉन्ड्स की बात करते हैं तो जैसे सिंपल सा वे है कि ग्रीन बॉन्ड्स, मैंने आपको समझाया था कि ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स हैं जैसे आप जो शेयर्स वगैरह में या डिबेंचर्स आपने सुने होंगे, राइट। तो आप इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स वगैरह आपने मम्मी पापा को सुने होंगे बात करते हुए। तो शेयर्स में जब आप पैसा लगाते हैं तो ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह कब खरीदते हैं आप, जब आप कोई बेसिकली एनवायरमेंटल फ्रेंडली कोई प्रोजेक्ट को आप फंड करते हैं, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड्स में पैसा लगता है तो ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा रेज होता है वो क्या करता है, कोई भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या उसके लिए मनी जो है वो रेज किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ब्लू बॉन्ड जो है वो ब्लू किसको डिफाइन करता है, ऑब्वियसली ओशन को। हमारा प्लैनेट क्या कहलाता है, ब्लू प्लैनेट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि अर्थ पे 70% वाटर है, ये आप जानते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी या ब्लू प्लैनेट एनीथिंग रिलेटेड इज टू वाटर, ये आपके क्लियर है, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज तो आपको मालूम है कि वो एक्टिविटीज जो कि मरीन लाइफ से रिलेटेड हैं, स्पेशली फाइनेंसेस, मतलब फाइनेंसेस मींस आपको मालूम है कि जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा आपसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, हर कंट्री का एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, या पर कैपिटा इनकम सुनी होगी आपने, कंसेप्ट सुने होंगे, राइट। तो वैसे ही अगर आप ओशन इकोनॉमी की बात करते हैं कि आपका दुनिया भर में जो पैसा है, ठीक है, हम उसका लाइफ का जो एक साइड है उसकी बात नहीं कर रहे, या इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं जो उससे फाइनेंस या पैसा जनरेट होता है या इकोनॉमी जो उससे प्रोपेल होती है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम ब्लू इकोनॉमी मानेंगे, जिसको हम ओशन इकोनॉमी भी कहते हैं। और जिसको आप कैसे उसका वर्थ देखते हैं, आप उसका वर्थ नापते हैं जीएमपी में। जीएमपी मतलब क्या, ग्रॉस मरीन प्रोडक्ट। तो अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमीज या डोमेस्टिक इकोनॉमीज की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए कि जीएमपी है ना, जीडीपी के कंपैरेटिवली जीएमपी $2.5 2.5 ट्रिलियन है ना है। या फिर अगर आप ओशन इकोनॉमीज की बात करते हैं तो अगर आप दुनिया में इतनी जो कंट्रीज हैं, 190 प्लस कंट्रीज हैं दुनिया में, उसमें अगर आप सबसे बड़ी इकोनॉमीज की बात करते हैं, लाइक इकोनॉमिकली वायबल इकोनॉमीज की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज की, तो अगर आप पूरी ओशन इकोनॉमी मिला देते हैं तो पूरी ओशन इकोनॉमी 10th नंबर पे आती है पूरी दुनिया में, ठीक है, 10th नंबर पे आती है पूरी दुनिया की इकोनॉमीज में। मींस इसमें आप समझ लीजिए कि हमारा नंबर तो, इंडिया का नंबर तो उसमें से कहीं पे भी नहीं आता। अगर आप पूरे ओशन की इकोनॉमी, मतलब इसमें आप बात कर लीजिए, इसमें चाइना, अमेरिका, यूके, सबकी इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट अगर आप इक्वलेंट करने पे आएंगे तो उसमें नंबर आता है ओशन इकोनॉमी का, ठीक है। और आप इसमें टोटल जीएमपी की जब मैं बात करती हूँ तो टोटल जीएमपी का जो अमाउंट है आप मान के चलिए तकरीबन $25 ट्रिलियन की बात हो रही है, ठीक है। $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास एस्टिमेशन है जब हम बात करते हैं ओशन इकोनॉमी का, ठीक है। और इसमें एक और चीज आप मान लीजिए कि तकरीबन एक एस्टिमेटेड है, अगर आप यूएन मैरीटाइम की रिपोर्ट मानते हैं, यूएन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप रिपोर्ट मानते हैं तो ये मानना है कि पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसमें से 80 to 85% ट्रेड जो है वो आपके ओशंस के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब आपके जो पैसिफिक, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, पैसिफिक, आर्कटिक, इंडियन एंड अटलांटिक, 4 ओशंस आप जब समझते हैं तो आप ये समझ लीजिए, और बाकी जो सी हैं, लाइक आप कैस्पियन सी की बात कर लीजिए, बाल्टिक सी की बात कर लीजिए, राइट, रेड सी की बात कर लीजिए, चाइना सी की बात कर लीजिए, साउथ चाइना सी, अगर आप सबको मिला देते हैं सबकी इकोनॉमी तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है ये, $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ईयरली, राइट। और इसके अलावा 80 to 85% वर्ल्ड ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो थ्रू वाटर्स होता है, ठीक है। और इसमें एक और मैंने आपको चीज बताई थी जब मैं आपको कल मैंने आपको एक और कंसेप्ट में पढ़ाया था, जब मैं आपको पढ़ा रही थी क्या, इंटरनेशनल वाटर्स के बारे में। इंटरनेशनल वाटर्स मींस इंटरनेशनल वाटर के ऊपर ट्रीटी भी हुई है हाई सीज के ऊपर, जिसके ऊपर डिस्कशन क्या किया गया है, हाई सीज ट्रीटी में डिस्कशन किया गया है कि 95% जो है वो वर्ल्ड ओशन जो है
95% जो वर्ल्ड ओशंस हैं वो क्या है, वो हाई सीज में आते हैं, मींस इंटरनेशनल वाटर्स में आते हैं, हाई सीज में आते हैं, राइट, या इंटरनेशनल वाटर्स में आते हैं, जो किसी भी अकेली कंट्री के जुरिडिक्शन में नहीं आते। और इन जो बात कर रहा जाता है इंटरनेशनल वाटर्स में, तो इस इंटरनेशनल वाटर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, फॉर प्रोपेलिंग ऑफ द इकोनॉमीज, मतलब आप इसको एक कॉमन यूसेज में आप ला सकते हैं। आप या तो उसमें क्या कर सकते हैं, फिशिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक ट्रांजिट्स के लिए इनको यूज कर सकते हैं, या फिर पीसफुल रिसोर्सेज के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं, या फिर आप रिसर्च वर्क के लिए इनको यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हम जब हमारे ओशंस की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग, एग्जैक्ट डेटा दैट वी हैव एक्यूमुलेटेड। तो आपको इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें जब हम इकोनॉमी रिलेटेड बात करते हैं, ब्लू इकोनॉमी, तो आपको ये समझ में आ गया है कि जब मैं आपसे कह रही हूँ ब्लू इकोनॉमी, इसमें जब हम स्लॉक्स की मैंने आपको पढ़ाया था, जब स्लॉक्स में आपको पढ़ाई थी, IOR मैंने आपको पढ़ाया था, इंडियन ओशन रीजन, या उस टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे इंडो पैसिफिक रीजन, तब भी मैंने आपको स्लॉक्स पढ़ाया था। स्लॉक्स क्या होते हैं, बेसिकली सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या हमने पढ़ा था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। तो इस तरह के जोन्स में भी पूरे वर्ल्ड ओशंस डिवाइडेड हैं, जिससे बहुत मेजर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो जब आप ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, जाहिर सी बात है दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इंप्रूविंग अ ब्लू इकोनॉमी, और हमें इस पे अगर हम वर्कआउट करेंगे, इस पे अगर हम काम करेंगे, तो एज अ कंट्री वो हमारे लिए, हमारी जीडीपी जो है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया में स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा चंक जो है हमारी आबादी का, वो डिपेंडेंट है किस पे, ओशंस पे, ठीक है। आपको इंडिया को मालूम है आपको कि पेनिनसुलर कंट्री है, ऑफ कोर्स 3 साइड से हम पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, IOR ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, इन विच इज इंडियन ओशन रीजन, और आपको मालूम है कि उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए कितनी ज़्यादा है ना। इसमें जब हम बात करते हैं तो आपको एक और चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होगी कि ये आप जानते हैं ये 7,500 किलोमीटर्स की हमारी कोस्ट है। जब 7,500 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी कितनी स्टेट्स की इकोनॉमी जो है वो पानी पे निर्भर करती है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ओन कंट्री, राइट। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होंगी, वो ओशनिक रिसोर्स माइनिंग के काम आएंगी। आपको मालूम है रिसोर्स माइनिंग जो है, जैसे मैंने कहा, हाई सीज में की जा सकती है, या आपको मालूम है कि रिसर्च वर्क जो है वो हाई सीज में होता है। और सस्टेनेबल फिशिंग जब हम बात करते हैं तो उसकी भी बात की जा सकती है, बिकॉज फिशिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, है ना। मत्स्य विभाग आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा विभाग माना जाता है भारत में। नाउ आई एम क्लियरिंग ऑल ऑफ दिस, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। GMP जो है वो कितना है, अगेन अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से उसको कंपेयर करते हैं, विच इज 2.5 ट्रिलियन का। ओशन इकोनॉमी जो है वो 10th इकोनॉमी है वर्ल्ड इकोनॉमीज की, अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगर आप बात करते हैं अबाउट द टोटल सम ऑफ द GDP विच इज अबाउट $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी मानी जाती है। 80 to 85% जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किसके थ्रू होता है, पानी के थ्रू होता है, मरीन रिसोर्सेज के थ्रू होता है। और ये किसकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है बेसिकली UN मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ये चीज क्लियर है। 95% जो हमारे ओशंस हैं वो हाई सीज में या इंटरनेशनल वाटर्स में आते हैं, और इंटरनेशनल वाटर्स में आने के साथ साथ आपको एक चीज समझ में आती है दैट दे आर फ्री टू यूज फॉर एवरी कंट्री फॉर अ पीसफुल पर्पस, ठीक है। मतलब आप ओशंस को, इंटरनेशनल वाटर्स को, जाहिर सी बात है कि आप वॉर टाइम में यूज नहीं कर सकते, एक चीज। और स्लॉक्स जो मैंने आपको बताया, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस, वो पीस टाइम में ट्रेडिंग के काम आती है, और बाकी टाइम में जब वॉर टाइम होता है तो इंडिया के अगर आप स्लॉक्स की बात करते हैं तो काय में काम आती है, वो नेवल नेविगेशन के भी काम आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। नाउ गेट्स कट टू सेकंड पॉइंट, नीड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग क्या है, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। रिपीटेड एनवायरमेंटल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर्स, जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली हमने इसके बारे में जब पढ़ा था तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हमारे ओशंस में इतना ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक है जितना आज तक कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। आपको प्रॉपर एक मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक में इतना बड़ा डंप ग्राउंड जैसा बन गया है, देयर इज अ प्रॉपर आइलैंड मेड ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। अगर आप उसकी बात करते हैं तो वो इश्यूज हैं, या फिर आप एक बात करते हैं यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यूट्रोफिकेशन मीन्स जब आपका इकोसिस्टम जो है, मरीन इकोसिस्टम
सिस्टम वो गड़बड़ाने लगता है बिकॉज ऑफ द ओवर अबंडेंस ऑफ एल्गी इन वाटर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पानी का टेम्परेचर राइज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, मरीन इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब हो रहा है। जो आपने फूड चेन पढ़ी थी, आपने फूड वेब पढ़ा था, ठीक है, तो हर लेवल पे अगर आप बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स पे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है या पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। अगर आपको मालूम है कि जो बहुत वल्नरेबल स्पीशीज हैं, अगर उनका रहना, जिनको आप कहते हैं प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल्स पे अगर उनका सर्वाइवल मुश्किल हुआ, तो जाहिर सी बात है कि पिरामिड जो है वो आपका चरमरा जाएगा। आपको पिरामिड समझ में आता है ना? जब हमने ट्रॉफिक लेवल्स की बात की थी तो मैंने आपको फूड चेन समझाई थी। फूड चेन में मैंने आपको समझाया था ये ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, है ना? तो ये ट्रॉफिक लेवल्स में जब आप बात करते हैं तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। सबसे पहले तो आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं, है ना? तो ये देखो, सबसे पहले तो आपके प्रोड्यूसर्स आ गए, ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आ गए, सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए, टर्शरी कंज्यूमर्स आ गए। इस तरह से आपका पिरामिड चलता है। तो अब हो क्या रहा है, अगर आप डिफाइन कर पा रहे हैं और इसमें से अगर एक भी चीज़, अगर एक भी ट्रॉफिक लेवल आपका गड़बड़ा जाता है, या तो आपको मालूम है कि भाई जो जहाँ से उनको प्रोड्यूसर्स की अगर मात्रा गड़बड़ाती है, या प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि बहुत वल्नरेबल प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, अगर उनकी मात्रा कम होती है, तो आपको मालूम है कि ऊपर का ये पूरा का पूरा जो ढांचा है ये पूरा का पूरा ढह जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ढह जाएगा, ये आप समझ गए। ऑलराइट, अब इसमें हम जब बात करते हैं एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर के चक्कर में, आपको मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या में प्लैंक्टन्स और एल्गीज वगैरह जो हैं, प्लैंक्टन्स स्पेशली जो हैं, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। या फिर अगर आप बात कर सकते हैं तो छोटे मोटे जो जीव जंतु उसमें पाए जाते थे वो भी धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। मतलब स्पंजेस की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कि हमने जब लाइफ फॉर्म की बात की थी कि दुनिया में लाइफ शुरुआत कहाँ से हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हम वो एडम ईव की थ्योरी अगर छोड़ देते हैं तो साइंटिफिकली अगर आप बात करते हैं तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, है ना, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज जो हमने पढ़ी है। तो आपने क्या बात की थी कि लाइफ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एक सिंगल सेल से हुई है, या आप बात कर सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई है। ठीक है, और उसके बाद उनकी थ्योरी थी कि भाई पानी से शुरुआत हुई है जीवन की। ठीक है, और सबसे पहले हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था हमने फाइलम पढ़े थे, पोरिफेरा वगैरह पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था कि स्पंजेस जो हैं वो सबसे पुराने जीव माने जाते हैं जो अर्थ पे, जो आप कह सकते हैं लाइफ फॉर्म माना जाता है। ठीक है, और आज की डेट में अगर आप बात करते हैं तो अगर हम रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, इस पे रिसर्च में साबित हुआ है कि स्पंजेस जो हैं वो भी मरते जा रहे हैं, जो कि सर्वाइव किया है, जिन्होंने मिलियन ऑफ ईयर्स का ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ पे, वो भी बिकॉज ऑफ द एसिडिफिकेशन। और ये जो चीजें बढ़ती जा रही हैं पानी में, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जो हीट बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से वो स्पंजेस भी जो है मरने लगे। सेम इज हैपनिंग विद द कोरल रीफ्स, है ना। कोरल रीफ्स जो हैं आप कह सकते हैं बहुत मेजर इकोसिस्टम को हमारे सस्टेन करता है, मरीन इकोसिस्टम को, वो खत्म होता जा रहा है। आपको ओशंस में एक और चीज मालूम होगी कि वो सन की लाइट जो, जब आप बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का या एब्जॉर्प्शन का, तो वो आप जानते हैं। उसके अलावा एक और चीज आप जानते होंगे कि हम बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, है ना। लंग्स बोलते हैं क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि मैक्सिमम मेजर ऑक्सीजन जो है वो ओशन से मिलती है हमें, राइट। तो अगर ये एसिडिफिकेशन और यूट्रोफिकेशन और इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी या वाटर टेम्परेचर राइज करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो भी डिप्लीट होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाएगा, और किस तरह से आपको मालूम है कि ओशंस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो कम हो जाएगी। सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ और फॉर एनी लाइफ फॉर दैट मैटर। नाउ रिपीटेड एनवायरमेंटल डिजर्ट्स एंड एक्सट्रीम वेदर की जब मैं बात करती हूँ, नीड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस वाज फेल्ट इन आफ्टरमेथ ऑफ रिपीटेड एनवायरमेंटल डिजर्ट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अगर आप इवेंट्स की बात करते हैं तो आपको डेड जोन बता दूं मैं कि डेड जोन की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन इसकी जो संख्या है डेड जोन की सी में वो बढ़ती जा रही है। मतलब आप ये बात कर सकते हैं कि 2005 में अगर आप बात करते हैं तो 400 डेड जोन देखे गए थे। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ के 700 हो गई है कब, 2019 में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि डेड जोन किस लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं एसिडिफिकेशन, तो ये देखा गया है कि
ये तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है, ठीक है, 3 गुना तक एसिडिफिकेशन बढ़ गया है पानी का। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो लॉस ऑफ हैबिटेट, जो कि मरीन हैबिटेट है, वो डबल हो गया है अगर आप बात करते हैं पिछले 5 साल के आसपास आंकड़ों में। आपको मालूम है साइक्लोन्स की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं, या हरिकेन्स की घटनाएं कितनी बढ़ रही हैं, या वेदर स्टॉर्मिंग्स की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको किस तरफ इशारा कर रही हैं कि डिसबैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब कोप 26 मैंडेट की जब हम बात करते हैं, कोप 26 आपको मालूम है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की बात हो रही है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर समिट माना जाता है। ग्लासगो में अगर आप इसको बात करते हैं तो उसमें हुआ था 2021 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंडिया हैव मेड एनहांस्ड कमिटमेंट टुवर्ड्स mitigating climate change and promising more climate finance for developing countries to adapt climate impact policies, ठीक है। अब क्या बात करने वाले हैं आप, सीधी सी बात करने वाले हैं कि 2021 में यूनाइटेड नेशंस ने क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जब हमने बात की थी, तो ये आपको ग्लासगो में मैं बोल रही हूँ, इसमें इंडिया ने, हमारा क्या रोल रहा इसमें, हमने क्या किया, हमने इसमें एक तरह से अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया, हमने अपने आप को इस बात के लिए, इस कॉज के लिए अपने आप को कमिट किया, और हमने बात की एनहांस कमिटमेंट शो करने की किस लेवल पे कि हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको हम मिटिगेट करेंगे, और प्रॉमिस करेंगे हम कायगा कि हम क्लाइमेट फाइनेंस को हम बढ़ाएंगे, बढ़ोतरी देंगे, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अडेप्ट कर पाए क्लाइमेट पॉलिसी, क्या क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेट इंपैक्ट हो रहा है उसको, ठीक है। तो इसके तहत हमने ब्लू इकोनॉमी या ब्लू बॉन्ड्स की बात की है। दूसरी बात, आपको एक और चीज मालूम है कि जब मैंने पेरिस एग्रीमेंट की बात की थी, या कोप 26 की भी अगर हम बात करते हैं, तो आपको एक और चीज मालूम है, इसमें एक चीज सिंपल सी बात हो रही है कि आपको ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो कितने पे आपको रेगुलेट करने की बात हो रही है, 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आपको ग्लोबल वार्मिंग कम करने की बात हो रही है, या आपको ग्लोबल टेम्परेचर सस्टेन करने की बात हो रही है, ठीक है। इसमें आप नेट जीरो कार्बन एमिशन, बार बार मैं आपसे बोलती हूँ, नेट जीरो कार्बन एमिशन के ऊपर बात हो रही है कि हमें किसी तरह अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, ठीक है। तो इसी के तहत हमने ब्लू इकोनॉमी में ब्लू बॉन्ड्स जो हैं वो सेबी ने प्रपोज किए हैं। नाउ ब्लू बॉन्ड्स क्या होते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी अभी आप काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, डेट इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये आप वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सुनते हैं तो ये वर्ल्ड बैंक की एक तरह से डेफिनेशन है, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी है, इट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, डेवलपमेंटल बैंक और अदर्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स टू फाइनेंस मरीन एंड ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स दैट हैव पॉजिटिव एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट बेनिफिट, ठीक है। ये किसकी वो है, परिभाषा है, ये वर्ल्ड बैंक की परिभाषा है, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड बैंक की परिभाषा है तो आप इसको समझ लीजिए, डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू कर सकती है, कौन सी, सरकारें कर सकती हैं, डेवलपमेंटल बैंक्स कर सकते हैं, या फिर दूसरी संस्थाएं भी कर सकती हैं जो कि क्या कर रही है, रेस कर रही है कैपिटल, मतलब पैसा रेस कर रही है। एग्जैक्टली कैपिटल मतलब क्या हुआ, आपका मूलधन, मतलब अगर आप बात कर रहे हैं तो कैपिटल रेस कर रही है, फंड्स रेस कर रही हैं, पूंजी रेस कर रही हैं, किससे, इंपैक्ट इन्वेस्टर्स के द्वारा, किस काम के लिए, किस काज के लिए, फाइनेंस करने के लिए मरीन एंड ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब वो प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी मरीन लाइफ को या ओशन से रिलेटेड इकोनॉमीज को या उससे ओशन से रिलेटेड काज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर चाहे वो रिसर्च वर्क हो, वो चाहे वो मरीन इकोनॉमी को सुधारने वाले प्रोजेक्ट हो, वो दोनों चीजों पे, ठीक है। और पॉजिटिव, उनका आपको एक चीज जरूरी है कि जो भी आप कर रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पॉजिटिव, कि आप जो कर रहे हैं उसके जो भी प्रोजेक्ट्स में आप निवेश कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ब्लू इकोनॉमी, आपका जो पैसा है वो तो आप यील्ड कर लें ओशन इकोनॉमी से, लेकिन ओशन इकोनॉमी में पता चला कि आपके डेड जोन 700 है तो आपने 750 कर दिए, ठीक है। उसका मतलब ये है कि वो कम से कम नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे ओशंस को, ठीक है। मतलब आप 700 से 650 ना हो उनका नंबर, लेकिन 700 से 750 भी ना हो, जितना है कम से कम स्टेटस को रहे, कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, और हो तो अगर बेहतर होगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट हो, अगर पॉजिटिव नहीं तो कम से कम नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, ठीक है। इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट बेनिफिट के लिए आप उसको इस्तेमाल
करें। ये बेसिकली WB का, जिसको मैंने कहा वर्ल्ड बैंक का एक बेसिक वो है, एक आप कह सकते हैं एक डेफिनेशन है। सिमिलरली ब्लू बॉन्ड्स अर्निंग आर जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स। आपको समझ में आ गया कि ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट जो है उसमें आप अगर पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो उसमें ये काम करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ अगर आपने सागरमाला का सुना होगा तो हमारे यहाँ सागरमाला करके भी एक जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमने लॉन्च की है। या आपको मालूम है कि वी आर रियली वर्किंग टुवर्ड्स आवर इंडो पैसिफिक थिंग, वी आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट इंडो पैसिफिक थिंग। तो ये एक और एक आप कह सकते हैं, इट कुड बी वन ऑफ द फेदर्स इन द हैट, इन द सेम हैट। Furthermore, the issuance of the blue bond enables investors to fulfill their corporate social responsibilities and generate benefit for the ocean and humankind. The Republic of Seychelles launched the world's first sovereign blue bond in 2018, raising a total of $15 million to advance the small island state's blue economy. अब इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए, when I'm talking about issuance of the blue bond, तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैंने बात की थी आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो थे हमारे, जो कि UN ने स्टेट किए थे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, इसमें एक गोल था, गोल नंबर 14, ठीक है, जो कि बात करता था अबाउट कंजर्विंग एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ओशंस एंड मरीन लाइफ। ठीक है, उसका फोकस जो था वो क्या था, कंजर्व करना और सस्टेन करना ओशंस को और मरीन लाइफ को, है ना। ये स्पेशली आपका UN का मोटिव है। और जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक टर्म पढ़ पा रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने CSR टर्म सुना होगा, ठीक है। CSR क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो एनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो बहुत बड़े टर्नओवर होते हैं जिनके, आप इनमें बात कर सकते हैं कि जैसे कोई जैसे टाटास हो गए, या आप बात कर सकते हैं कोई बड़ी बड़ी MNCs की बात हो गई, है ना, अर्न्स्ट एंड यंग हो गया, या आप बात कर सकते हैं मेट लाइफ की आप बात कर लीजिए, या फिर आप एक्सेंचर की बात कर लीजिए, या फिर आप आदित्य बिरला की बात कर लीजिए। तो ये जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, या इनफैक्ट वो भी कंपनीज जिनका जो टर्नओवर है वो अच्छा खासा ज़्यादा है, करोड़ों में आता है, वो क्या करते हैं, उनको 3% तक अपना जो टर्नओवर रहता है उसमें से CSR फंड निकालना होता है, जो कि सोशल, आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समझ में आ गया आपको। 14 ये कहाँ पे बात कर रहा है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओशंस एंड मरीन रिसोर्सेज की। ठीक है, इसमें बात हो गई। अब जब हम बात करते हैं CSR, हाँ CSR पे बात कर रहे थे, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को कहीं किसी ना किसी चीज़ में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अब वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, कई बार जो होता है वो एजुकेशन के सेक्टर में अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देते हैं, कई बार कोई NGOs के माध्यम से कर लेते हैं, कई बार आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है किसी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट के थ्रू कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें भी बात करते हैं तो ये जो है आप एक तरह से बोल सकते हैं आप ब्लू इकोनॉमी को भी फॉस्टर कर सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ठीक है, अब इसमें जब मैं बात करती हूँ कि सीशेल्स, जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रीन बॉन्ड जो है वो तो 2008 से चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सीशेल्स में 2018 में एक आइलैंड है, आपको मालूम होगा, बहुत सुंदर आइलैंड है, लोग नॉर्मली घूमने जाते हैं, काफ़ी फेमस आइलैंड है, उसने पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड जो है वो किया। ठीक है, और इसकी पूरी इकोनॉमी जो है सीशेल्स की, जाहिर सी बात है कि आइलैंड है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे जाना जाता है, तो पूरी इकोनॉमी जो है वो इसकी ओशन बेस्ड इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, तो इसने पहले सॉवरेन ब्लू बॉन्ड जो है वो इन्वेस्ट किए, और इन्होंने कितना रेस किया, $15 मिलियन इन्होंने रेस किए। ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ब्लू इकोनॉमी को के लिए। ठीक है, अब इसी में अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 2019 का समय अगर हम लेते हैं तो 2019 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। 2019 में नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज कौन से समझते हैं आप, जो अटलांटिक और यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, नॉर्थ यूरोपियन नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज होती हैं, जैसे जिसमें स्वीडन आ जाता है, डेनमार्क आ जाता है, फिनलैंड आ जाता है ना। ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने अपना जो ब्लू बॉन्ड्स हैं वो इन्होंने निकाले और उसको इन्होंने नास्डेक स्टॉक एक्सचेंज पे भी एनलिस्ट हो गए 2020 में। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जब उन्होंने ब्लू निकाले, और इन्होंने किसके लिए निकाले, नॉर्डिक बाल्टिक सी के लिए निकाले इन्होंने, मतलब किसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, नॉर्डिक
बाल्टिक सी की इकोनॉमी को रेस करने के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक इकोनॉमी, एक स्पेसिफिक वाटर बॉडी के ऊपर इन्होंने ब्लू बॉन्ड्स निकाले थे कि वो जो है वो सस्टेनेबिलिटी जो प्रोग्राम्स होंगे, सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट आएंगे, वो बाल्टिक सी की इकोनॉमी को एनहांस करेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्डिक कंट्रीज ने निकाले, और जैसे मैंने कहा इसको किस पे लिस्ट किया उन्होंने, नैस्डैक पे। ठीक है, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पे इन्होंने इसको लिस्ट किया। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना है आपने, वैसे ही नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पे इन्होंने इसको लिस्ट किया कब, 2020 में, और ये निकाले कब इनने, 2019 में। ठीक है, अगर आप बात करते हैं तो इसी साल जब ये नॉर्डिक बाल्टिक इकोनॉमी का इन्होंने निकाला, उसी साल अगर मैं बात करूं तो आप बात कर, वर्ल्ड बैंक ने भी रेस किए ब्लू बॉन्ड्स। ठीक है, इसी साल 2019 में वर्ल्ड बैंक ने रेस किए, और वर्ल्ड बैंक ने जब रेस किए, इशू किए मतलब ब्लू बॉन्ड्स वर्ल्ड बैंक ने, तो उन्होंने कितना रेस किया, $1 करोड़ उन्होंने रेस किया। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो आप ये समझ पा रहे हैं, इससे एक जो रुझान है वो समझ में आता है। ये स्टडीज जो है काम आती है आगे का रुझान देखने के लिए, है ना, फॉर R&D पर्पस के लिए होती है, कि आपको समझ में आ रहा है कि सीशेल्स जैसे छोटे से आइलैंड ने $15 मतलब $15 मिलियन की इकोनॉमी जो है रेस कर ली है, जो फंड्स हैं वो रेस कर लिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने $1 करोड़ के आसपास रेस किया है। ठीक है, नॉर्डिक बाल्टिक सी में जब वो ब्लू बॉन्ड्स आए तो उन्होंने अच्छा खासा काम किया। इसमें अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर 2018 से 2019 में, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। 2020 की जब हम बात करते हैं तो चाइना ने, ठीक है, चाइना ने ब्लू बॉन्ड्स निकाले। ठीक है, चाइना ने ब्लू बॉन्ड्स निकाले, और चाइना ने जब ब्लू बॉन्ड्स निकाले तो इसने कितने डॉलर किया, $942 मिलियन इन्होंने अर्न किया या रेस किया। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाइना का इसलिए इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट कि आप एक चीज समझ सकते हैं कि चाइना का इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, ये अपनी तरह का पहला था जिसमें प्राइवेट प्लेयर जो है मार्केट में आया था। ठीक है, बाकी जो चीजें थी वो गवर्नमेंट के तौर पर हो रही थी, अभी तक गवर्नमेंट या स्टेट ओन्ड थी। ये पहला प्लेयर था जो कि प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आया, और ये अपने तौर पे एशिया का पहला था। ठीक है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब ये चीजें क्लियर हो गई हैं। पहली बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, पहली बात तो, जिसमें आप किसकी बात कर रहे हैं, आप कंजर्वेशन की एंड सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ओशन एंड मरीन रिसोर्सेज की। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट आया आपका कि सीशेल्स ने 2018 में सबसे पहले ब्लू बॉन्ड निकाले थे, सॉवरेन ब्लू बॉन्ड्स, जिसने रेस किया टोटल ऑफ द सम $15 मिलियन का। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो 2019 हैपन टू बी अ स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर द ब्लू बॉन्ड्स, बिकॉज उस टाइम पे नॉर्डिक बाल्टिक इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा आया, क्योंकि नॉर्डिक कंपनीज ने, नॉर्डिक कंट्रीज ने ब्लू बॉन्ड्स जो हैं वो पारित किए, और उसको नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में भी उनने इनलिस्ट किया, जो कि 2020 में हुआ। ठीक है, उसी साल 2019 में वर्ल्ड बैंक ने किए लॉन्च, और $1 करोड़ का उन्होंने फंड रेस किया। ठीक है, और एशिया की अगर बात की जाए, ये पूछा जाए आपसे कि फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू रेस ब्लू बॉन्ड्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो चाइना है, और चाइना ने 2020 में ब्लू बॉन्ड्स किए थे, और $942 मिलियन उससे रेस किए थे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहला प्राइवेट प्लेयर था और पहली एशियन कंट्री थी। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल इंडिया में, अगर हम बात करते हैं तो क्या है, अब अपनी कंट्री के लिए समझते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि इंडिया में जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेनिनसुला कंट्री है, 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है। ठीक है, मतलब क्या है, IOR है, इंडियन ओशन रीजन है, बे ऑफ बंगाल है, और अरेबियन सी है, ये जानते हैं आप। तो ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा, ये कितना है, कितना रन करता है, 7,500 किलोमीटर्स। ठीक है, हमारी कोस्ट लाइन्स हैं। ठीक है, मतलब कितने स्टेट्स इसमें आते हैं, साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स अगर आप बात करते हैं तो केरला आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करते हैं तो आपको मालूम है महाराष्ट्र आ जाता है, इस बेल्ट पे अगर आप बात करते हैं केरला आ जाता है, गोवा आ जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स आते हैं जिनकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक जो है वो किस पे डिपेंड करती है, फिशरीज पे या इकोनॉमी पे, ब्लू इकोनॉमी पे करती है। नेविगेबल इनलैंड अगर हम बात करते हैं तो 14,500 किलोमीटर हमारा नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज माने जाते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ ब्लू इकोनॉमी कैन सर्व एज ग्रोथ कैटलिस्ट इन रियलाइजिंग द विजन टू बिकम अ
10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2032। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा एक विजन है इकोनॉमी के तौर पे या कंट्री के तौर पे। आपको मालूम है जीडीपी हमारी लगातार फॉल होती जा रही है और ये देखा जा रहा है नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड, इवन कोविड से पहले भी अगर आप देखते हैं तो इंडिया की जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा फॉल था। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर हम एक जिसको कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा वाली चीज़ होती है वो मतलब नॉट रियली डूब नहीं रही है हमारी इकोनॉमी, लेकिन ये आपको मैं एक तरह से समझाने के तौर पे कह रही हूँ कि वो पानी और डूबना समझ में आ रहा है ना काफ़ी कुछ। तो ठीक है, अब क्या बात हो रही है बेसिकली कि अगर हम ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करते हैं तो आपको मालूम है कि अगर हमारा ये आप देख रहे हैं कि कितनी लंबा जो हमारा आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इस स्टैट्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें या बहुत बड़ी आबादी हमारी जो है वो निर्भर करती है ब्लू इकोनॉमी में, और बहुत बड़ा चंग जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी का, ब्लू इकोनॉमी पे। ठीक है, मतलब जब मैंने आपको IOR का ही बताया था तब मैंने आपसे कहा था कि बहुत बिजिएस्ट वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेडिंग चोक पॉइंट्स जो हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, स्ट्रेट जो हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, इंडो पैसिफिक में। ठीक है, अब नेविगेबल की जब हम बात करते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि एक कैटलिस्ट के तौर पे ये काम कर सकता है, और अगर इसको हमने सही जगह पर सही तरह से अगर हमने इसको प्रमोट कर लिया तो क्लाइमेट चेंज से तो हम निपट ही सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। और जो एक हमारा मोटिव है या जो एक हमारा एम्बिशन है कि 2032 तक हमें $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, वो शायद हम सार्थक हो सके, वो शायद हम पाल ले। अगर वो हमने सही से इसको अगर हमने बिल्कुल सही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये हमारा जो एम्बिशन है वो हम इससे पूरा कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी कितना कंप्राइज करती है आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो मात्र 4.1% करती है। ठीक है, इस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाने का हमारा आकलन है और इसके ऊपर ही डिस्कशन जो है वो चल रहा है। हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस पर बात की है और उन्होंने कहा है कि अगर हम ये इस तरह से ब्लू इकोनॉमी पे या ब्लू बॉन्ड्स पे काम करते हैं तो ये जो परसेंटेज है ये हमारा हाई जा सकता है, हमारा जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो इंक्रीज कर सकता है, शेयर ऑफ परसेंटेज जो है जीडीपी में वो इंक्रीज हो सकता है। नाउ स्कोप ऑफ ब्लू बॉन्ड्स इन इंडिया काय में है अपन ये समझ लेते हैं। ठीक है, पहली बात है ओशनिक रिसोर्स माइनिंग, जिसमें आप पॉलीमेटेलिक नोड्यूल एंड मीथेन हाइड्रेट आर अबंडेंट इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, माइनिंग जो है अगर आप पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की प्रेजेंट करते हैं सी बेड इन द सेंट्रल, तो अगर आप ये करते हैं तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमारे ओशन बेड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके रिसोर्सफुली अगर आप इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल। इंडियन ओशन बेसिन कैन हेल्प इंडिया improve availability of nickel, copper, cobalt and manganese. Through an agreement with an international seabed authority, India has right to explore and mine polymetallic nodule over कितना आपको मिला हुआ है 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक आप इनको माइन कर सकते हैं। ये हमें परमिशन ग्रांटेड है। ठीक है, परमिशन का कौन देता है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी देता है। ठीक है, उसने हमको एक्सप्लोर करने का वो दिया है, राइट दिया है कि हम इतने एरिया में इतने किलोमीटर इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हम माइनिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल्स को। ठीक है, इसके अलावा जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप ब्लू इकोनॉमी के सेक्टर्स समझ लीजिए कि कितने सेक्टर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप बात कर लीजिए पोर्ट्स एंड शिपिंग्स। ऑफ कोर्स यू नो कि हम जब पोर्ट डेवलपमेंट की और शिपिंग्स की बात करते हैं तो आपको मालूम है ट्रेडिंग की बात हो रही है। ठीक है, पोर्ट्स आपको जैसे मैंने बताया कितने मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे यहाँ और 22 माइनर पोर्ट्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो आपको मालूम है पोर्ट्स एंड शिपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कार्गो ट्रैफिक की बात हो रही है। ठीक है, कार्गो शिपमेंट्स एंड कार्गो मूवमेंट्स की बात हो रही है। ओशन ड्रेनिंग रिवर रिहैबिलिटेशन, जब आपको ओशन ड्रेनिंग रिवर्स रिहैबिलिटेशन की बात होती है तो आपको इसके लिए काम करना है। ड्रेनेज ऑफ सिस्टम ऑफ इंडिया हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, आपको मालूम होगा कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया दो तरह से काम करता है, एक हिमालयन रिवर्स है, एक पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, तो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ बात कर सकते हैं ओशन ड्रेनिंग का, रिवर रिहैबिलिटेशन का आप काम कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी, सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे करना है, ये रिलेटेड टॉपिक है एक ब्लू इकोनॉमी से। वेस्ट वाटर एंड सैनिटेशन, वेस्ट वाटर एंड सैनिटेशन जिसमें हम दो बातें करते हैं, ग्रे वाटर की और ब्लैक वाटर की, इनके हम अपसाइकिल या रिसाइकिल की बात करते हैं। और सैनिटेशन को हमें कैसे इंप्रूव करना है, या सीवेज वाटर किस तरह से जो ओशंस में डम होता है उसको हमको किस तरह से रोकना है या उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, ये आपके ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा हो सकता है।
इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन, ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द काइंड ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। आपको मालूम है इकोसिस्टम को हम दो में डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वाटिक, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वाटिक। एक्वाटिक में कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें ओशंस भी आ जाएंगे, रिवर, लेक्स, जो भी है सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है। सब कुछ इसमें आ गया तो आपको क्या करना है, आपको इकोसिस्टम को मैनेज करना है, आपको जो फूड चेन, फूड साइकिल्स हैं उनको आपको करना है कि आपका हर लेवल पे ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो आपके सही से वर्क करने चाहिए। अगर एक भी ट्रॉफिक लेवल्स में, जैसे मैंने कहा कि गड़बड़ी आई तो आपका पूरा का पूरा जो मरीन इकोसिस्टम है वो चरमरा जाएगा, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको अपग्रेड करना है, आपको एसिडिफिकेशन वगैरह की जो समस्या है पानी में वो कम करनी है, आपको जो एल्गी, अबंडेंस ऑफ एल्गी जो मैंने कहा था, यूट्रिफिकेशन वगैरह की समस्याएं जो हैं वो कम करनी है, और आपको एक सुचारू रूप से उसका जो इकोसिस्टम है रन करे, आपको ये सुनिश्चित करना है, राइट। कोस्टल एंड मरीन टूरिज्म, ऑफ कोर्स आपको मालूम है कोविड की अगर हम बात करते हैं तो कोविड-19 के बाद दो जो सभी ऑलमोस्ट इकोनॉमी में शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जो कि पूरी तरह इंपैक्ट नहीं हुआ है, जो कि बिल्कुल इंपैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुए थे वो था टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ये सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुए थे, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन था, लोग घरों में थे। तो अगर आप टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करते हैं कुछ इकोनॉमीज जैसे सीशेल्स की मैंने बात की, राइट, आप इनकी बात कर लीजिए, या अगर आप बात करते हैं कुछ कंट्रीज, इनफैक्ट बैंकॉक की आप बात कर लीजिए, इंडिया में अगर आप बात कर लें तो गोवा की हम बात कर लेते हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनकी इकोनॉमी अगर आप बात करते हैं तो पूरी तरह किस पे डिपेंडेंट है, वाटर इकोनॉमीज पे, या आप बात कर सकते हैं जिसको आप कहते हैं मॉलडीव्स हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ज्यादातर पानी पे डिपेंडेंट है ना इनकी इकोनॉमी। बैंकॉक तो खैर पानी पे नहीं है पूरी तरह डिपेंडेंट, लेकिन बाकी चीजों की जिनकी मैंने बात की उनका ज्यादातर क्या है, मरीन लाइफ पे या ओशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर आप बात करते हैं, इनफैक्ट इवन अगर आप ओशंस की बात नहीं करते हैं तो एलेप्पी अगर आपने नाम सुना होगा, है ना, जो कि बैक वाटर्स कहलाते हैं, बैक वाटर्स ऑफ केरला, जिसमें हाउस बोट्स वगैरह चलती हैं, वो भी आप समझ पाते हैं। तो वो भी एक तरह से वाटर रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है, मरीन रिसोर्सेज पे ही इकोनॉमी डिपेंडेंट है वहाँ की टूरिज्म पर, है ना। वहाँ के जो टूरिज्म लोग आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कोस्टल एंड मरीन टूरिज्म को बढ़ावा देना है, आपको ऐसे आयाम जो है लाने हैं, आपको इतने फ्रेंडली, जिसको कहते हैं टूरिस्ट फ्रेंडली पैकेजेस, या आपको उसका ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सप्लॉयटेशन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन मरीन रिसोर्सेज का या ओशन रिसोर्सेज का ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब टूरिज्म होता है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट सैलानी आते हैं, तो गंदगी या एक्सप्लॉयटेशन या पोल्यूशन लेवल्स भी हाई हो जाते हैं। तो आपको उसको बैलेंस करना है, ठीक है। आपको पॉजिटिव टूरिज्म जो है आपको इंक्रीज करना है। मरीन रिन्यूएबल एनर्जी, ऑफ कोर्स आपको मालूम है मरीन रिन्यूएबल एनर्जी, नाउ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। चाहे आप हाइड्रोजन आप बात कर लीजिए, सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप अदर फॉर्मेट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लीजिए, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हम इस पे भी काम कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर जो मरीन रिन्यूएबल एनर्जी है, जिस पे आप काम कर सकते हैं। एक्वाकल्चर, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, फिशरीज तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, मत्स्य पालन जो है वो तो आप समझ ही रहे हैं। फिशरीज तो बहुत बड़ा मार्केट है ही, अगर आप बात करते हैं सी फूड का और फिशरीज का मार्केट, तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा मार्केट ये कहलाता है, ठीक है। तो आपको ब्लू इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं वो आपको क्लियर हो गए। नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन, सस्टेनेबल फिशिंग। जब हम सस्टेनेबल फिशिंग की बात करते हैं तो एज ए डेवलपिंग कंट्रीज फेस न्यू चैलेंजेस एट WTO टू फेज आउट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। इट इज अ टाइम द कंट्री फेसेस आउट एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग डिवाइसेस लाइक बॉटम ट्रॉलर्स। अब ये बॉटम ट्रॉलर्स जैसे आपको मालूम है, ये बॉटम ट्रॉलर्स की वजह से ये एक्सप्लॉयटेटिव माना जाता है, और बॉटम ट्रॉलिंग एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट का कारण भी है। जब आप इंडो श्रीलंका की बात करते हैं, इंडिया और श्रीलंका आपको मालूम है किससे जुड़ा हुआ है, गल्फ ऑफ मन्नार या पाल्क स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें बॉटम ट्रॉलिंग की समस्या जो है बहुत बड़ी मानी जाती है। तो आप क्या बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल फिशिंग आपको लानी है, मतलब आपको क्या करना है, आपको ऐसी चीजें लानी है जो कि रेगुलेटेड हो, मतलब फिशिंग तो हो लेकिन एक्सेसिव फिशिंग भी ना हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक सस्टेनेबल फिशिंग या आपको एक सस्टेनेबल फिशिंग मॉडल पे काम करना है। बॉटम ट्रॉलिंग जैसी जो चीजें हैं वो आपको पूरी तरह से खत्म करनी है, ठीक है। इंडिया
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम क्या कहते हैं, ये जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था EEZ कहलाता है ये, ठीक है, EEZ कहलाता है। ये कितना है हमारा, आप समझ लीजिए 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सस्टेनेबल फिशिंग के आपको नए नए एस्पेक्ट्स आपको सोचने की ज़रूरत है अगर आप ब्लू इकोनॉमी पे काम करना चाहते हैं। नाउ नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, मिनिस्ट्री ने कितना टारगेट सेट किया है, 5 गीगावाट्स का ऑफ ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन बाय 2022 एंड 30 गीगावाट्स का बाय 2030, व्हिच हैज बीन इशूड टू गिव कॉन्फिडेंस टू द प्रोजेक्ट डेवलपर्स एंड इंडियन मार्केट। ये आपको बताया गया है कि हमने कितना जो हमारा गोल है वो हमने क्या सेट किया है या क्या निर्धारित किया हुआ है, ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, कोरल डिग्रेडेशन। कोरल डिग्रेडेशन जैसे मैंने कहा कि जब मैंने कोरल रीफ की बात की, ठीक है, तो आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की, इनफैक्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी सारी उसमें साथ में आई हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं कि भैया जो कोरल है वो डीकलराइजेशन हो रहा है कोरल्स का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है कोरल रीफ जो है वो मर रही हैं और उनको आपको किसी तरह से बचाना है। हालांकि अभी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि थोड़ा सा रीजनरेशन जो है कोरल रीफ्स में देखा गया है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ रिलीफ, ठीक है। पहली बार देखा गया है 2 डेकेड्स में, विच इज अ काइंड ऑफ अ रिलीफ। तो इंडिया अगर हम बात करते हैं तो बायो रॉक में हम बात कर रहे हैं रिजुविनेट करने की कोरल्स को अलोंग द कोस्ट लाइन बाय फॉर्मिंग आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट। इनफैक्ट जो आप हमारे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे हम इस पे बहुत ज़्यादा काम करने के उसमें हैं, या बहुत सारी हम पॉलिसीज इस पे अभी वर्कआउट कर रहे हैं जो कि अभी पाइपलाइन में है, ठीक है। इंडिया हैज एक्सीडेड टू मरीन पोल्यूशन कन्वेंशन कवरिंग प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट बाय शिप्स फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल कॉजेस। आपको एक और चीज मालूम है, ये कहा जाता है कि जितने शिप्स समंदर में आज की डेट में वर्ल्ड ओशन पे नहीं है, वर्ल्ड ओशंस पे नहीं है, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा शिप्स जो हैं वो ओशन बेडरॉक पे हैं। वो कैसे हैं, ऑब्वियसली जो शिप्स डूब गए हैं उनकी वजह से हैं, और जब ओशंस में शिप्स डूबेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है ओशंस में बढ़ता है, कई बार ऑयल स्पिलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो वाली जो चीज़ें हैं, या आपको मालूम है कि जो पोल्यूटेंट हैं वो कहाँ मिक्स हो रहे हैं, ओशंस में हो रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया ने क्या एक्सीड किया है, मरीन पोल्यूशन मैरपोल कहते हैं इसको कन्वेंशन, जो कि कवर करता है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट जो शिप्स के द्वारा होती है, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल कॉजेस। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं ब्लू फ्लैग बीच की। ब्लू फ्लैग बीच मतलब इको टूरिज्म मॉडल है जो कि एंडेवर करता है टू प्रोवाइड tourist and beach goers clean hygienic bathing water facilities, a safe and healthy environment and sustainable development of the area। आपको मालूम है जब हम जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं, जैसे आपको मालूम है कि हम चाहे हम चेन्नई के बीच में गए हों, रामेश्वरम की बात करते हो, गोवा की बात करते हो, पुरी के बीचेस की बात करते हो, लोग क्या होता है एक्चुअली बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को जाने का कहाँ शौक होता है। मुंबई का आपको मालूम है कि बीच के ऊपर कितना क्लीनलीनेस ड्राइव, कितना मेजर क्लीनलीनेस ड्राइव बीच पे चला था, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें मालूम है। उसके बाद आपको एक और चीज़ पता चली कि जब क्लीनलीनेस ड्राइव वहाँ पे ख़त्म हो गया तो वहाँ पे छोटे छोटे से टर्टल्स की प्रजाति थी जो सालों से लुप्त थे, वो बाहर आ गए थे, है ना। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं मरीन लाइफ जो है वो सस्टेन हो रही है एंड कमिंग बैक टू द रूस्ट वाली भी बात थी, ठीक है। अब जब आप बात करते हैं तो उसमें क्या ब्लू फ्लैग बीच के तहत आप क्या कर रहे हैं, इको टूरिज्म मॉडल है हमारा ब्लू फ्लैग बीच। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें आप क्या एंडेवर कर रहे हैं कि टूरिस्ट जो है या बीच गोवर्स जो हैं उनको क्या मिले, क्लीन हाइजीनिक बेथिंग वाटर्स मिले, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि उसमें गंदगी हो या पोल्यूशन हो या प्लास्टिक हो। इमेजिन आप कोई ऐसे बीच पे गए जहाँ पे खूब सारा प्लास्टिक है, खूब सारी गंदगी है, तो आप वैसे ही पानी में नहीं जाएंगे। या बहुत ज़्यादा सिल्ट है तो सिल्ट का तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर गंदगी है लाइक मैन मेड या ह्यूमन मेड गंदगी है तो आप वहाँ पे नहीं जाना पसंद करेंगे, है ना। तो क्या होता है, आपको एक टाइम पे ना ये चीज़ लिटरली हो गई थी, बॉम्बे पे हुई चीज़ हो गई थी। अगर आप देखेंगे तो अगर आप मरीन ड्राइव पे भी एक टाइम पे देखेंगे तो मरीन ड्राइव पे भी इतनी गंदी वो हालत हो गई थी कि उसमें स्मेल आती थी पानी में से, ठीक है। तो उस पर भी बहुत सारा ड्राइव और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चली थी, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं तो आपकी क्या बात हो रही है, ये हमारे इस मॉडल के तहत ब्लू फ्लैग बीच के तहत अब क्या बात हुई है, हाइजीनिक बेथिंग वाटर फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी और सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जाएगा और सस्टेनेबल एयर डेवलप
डेवलपमेंट जो है एरिया का किया जाएगा। मतलब टूरिज्म के बावजूद, हैवी टूरिज्म के बावजूद, हैवी फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट के बावजूद हमें उसको मेंटेन करने का जो काम है वो करना है। और दूसरा, हमें अपने बीचेस को साफ रखना है, क्लीन रखना है, और हमें उसमें एक सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट लाना है। मतलब ऐसा ना हो कि लोग आ रहे हैं, गंदगी हो रही है, हमें एक पब्लिक अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के तहत भी वो काम करना है, और गवर्नमेंट को जो अपना रोल है वो तो अदा करना ही है। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द ब्लू बॉन्ड। आपको आई एम श्योर समझ में आया होगा कि सेबी ने क्यों प्रपोज किया है, कहाँ से शुरुआत हुई है, क्या उसकी मंशा है, क्या एस्पेक्ट्स उसमें कवर किए जा सकते हैं, किन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जा सकता है, क्या काम हो सकते हैं, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, आई एम श्योर मज़ा आया होगा पढ़ के, सुन के। दूसरी बात, इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक था इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से था इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो हमने मार्क कर लिए हैं। बाकी अगर आप उसको फिर से देखना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर भी शॉर्टी नोट सीरीज किया हुआ था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे। ठीक है, magnetbrains.com। उसमें जब आप जाएंगे तो ओलंपियाड मिलेगा, ओलंपियाड पे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको सारे जो भी टॉपिक्स हैं, हमारे हेड टॉपिक्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको शॉर्टी नोट सीरीज मिलेगा, उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको ग्रीन बॉन्ड्स पे टॉपिक मिल जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा जब मैं आपको बताऊं कि आप हमारे चैनल पे हमारे से कनेक्टेड रह सकते हैं अलग अलग माध्यम से, मतलब अगर आप चाहें तो फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, टेलीग्राम के माध्यम से, सब तरह से आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको कोई कूपन जो है, जैसे मैंने कहा कि कोई कूपन कोड जो है अप्लाई नहीं करना, बाय नाउ वाला फंडा नहीं है। 100% फ्री चैनल है, 100% फ्री रहने वाला है, 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और बाकी सिर्फ ओलंपियाड ही नहीं, अगर आप बाकी चीज़ें करना चाहते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप अपने स्कूल की पढ़ाई करना चाहते हैं, CBSE की, अगर आप हिंदी इंग्लिश जिस भी मीडियम से करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स पे। ठीक है, यूट्यूब भी सेम है, हमारे चैनल पे आप जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है उस तरह की, आपको कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, एंड आई विल ऑलवेज गेट बैक टू you. And on this note, I'm signing off. Thank you so much. You take care of yourself.